नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है क्लास +2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12। जो इसकी स्टार्टिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट, क्योंकि डेटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। उनको मैं थोड़ा सा 1 बाय 1 करवा रहा हूँ। टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। मैं पहले आपको 3 प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, बहुत इजी हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो मार्च के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके पास जरूर मिलेगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, और एक 4 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आप ध्यान कीजिएगा इन प्रॉपर्टीज पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मेरी, द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। ओके, इसमें थोड़ा सा मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। इसने क्या कहा कि कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 4 6 1। ओके, इसका मुझे डेटरमिनेंट सॉल्व करना है। अगर मुझे कहीं आवश्यकता है और मैं चाहता हूं मेरी ये रो तो यहां आ जाए और मेरी ये रो ऐसे आ जाए, यानी कि मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, एनी इफ इट्स रोज आर चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, तो इसके डेटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये मैट्रिक्स ए थी, मैंने इसका ले लिया ट्रांसपोज। तो अब आप देखिए, जैसे ही मैं इसका डेटरमिनेंट सॉल्व करता हूं, ओके, तो वैल्यू क्या आती है इसकी 2 -24, ये आ जाएगा -22। यहां पर चेक कीजिए, 2 -24 -22। देख लीजिए कि मैंने रोज को कॉलम में, या कह लीजिए कॉलम को मैंने रोज में चेंज कर दिया। देखिए रो है, कॉलम में लिख दिया, इस रो को कॉलम में लिख दिया, तो इसके डेटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी आपको आगे यूज करनी पड़ेगी कि किसी भी मैट्रिक्स को का डेटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए या उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू दोनों की सेम आती है। द वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। या तो कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर दिए, उसके डेटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपको मैं करवाने जा रहा हूं मेरी सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत आसान है। इफ एनी टू रोज या कह लीजिए कॉलम ऑफ ए डेटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डेटरमिनेंट इज चेंज्ड। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स मैंने ले ली ए। ओके, मैंने कुछ भी मान लिया अंदर, मान लीजिए मैंने मान लिया 2 1 3 4। मैं चाहता हूं कि ये रो तो नीचे आ जाए, ये रो ऊपर आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों चाहूंगा कि मैं इस रो को नीचे लिख दूं, इस रो को ऊपर लिख दूं। आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इस डेटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर ये रो नीचे होती और ये रो ऊपर होती तो मैं इजीली उसका डेटरमिनेंट सॉल्व कर दूंगा। तो वहां आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप प्रॉपर्टीज अच्छे से देखिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने क्वेश्चन था मेरा, मैं किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकता हूं या कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूं। मैं चाहता हूं मैं या तो इस रो को उठाकर यहां लिख दूं और इस रो को उठाकर ऊपर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूं तो कॉलम को उठाकर यहां लिख दूं और इस कॉलम को उठाकर यहां लिख दूं। तो मैं पहले रो को करके दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं आपको मैंने क्या किया। मेरी जो फर्स्ट रो है और ये मेरी जो सेकंड रो है, मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। ये इंटरचेंज का
साइन है इंटरचेंज का कि रो R1 को मैंने R2 में लिख दिया और R2 को मैंने R1 में लिख दिया, तो क्या होगा मेरा, ये होगा, ये तो ऊपर चला जाएगा 3 4, ये नीचे आ जाएगा 2 1। ओके क्लियर। ऐसा करने से माइनस का फर्क पड़ जाता है। ऐसा करने से किसी भी एक रो को आपस में से इंटरचेंज कर लिया जाए तो एक माइनस का फर्क पड़ता है। अगर आप एक बार और आगे कर देंगे तो एक माइनस का और फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब आप मैं दिखाता हूं सोल्व करके दोनों में, वैसे तो बराबर है ये। ठीक है, ये आएगा 8, ये आएगा 3, कितना आंसर आ गया 5। देखिए अगर मैं माइनस ना लगाता तो माइनस का फर्क पड़ जाता 3 8। ओके, ये माइनस मैंने जो फर्क पड़ना था उसको लगा दिया और ये कितना आ गया अगेन 5। ओके, सेम आ गया ना। इस सेम इसीलिए आया क्योंकि मैंने यहां पर माइनस साइन पहले ही लगा दिया था जो फर्क पड़ना था। ठीक है, यही लिखा था इसने, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डेटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन, देखो लिखा हो ना, द साइन ऑफ द डेटरमिनेंट इज चेंज्ड। प्लस का यहां प्लस होता तो माइनस, अगर माइनस होता तो मैं यहां कर देता प्लस। साइन ऑफ डेटरमिनेंट इज चेंज। ओके क्लियर। ये अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई, जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको तब उसमें बार बार मैं इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप फिलहाल देखते चलिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम दिमाग में ना रखिए। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल then the value of the determinant is 0। इसने क्या कहा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, आपके पास मैट्रिक्स आ रही है 1 2 5 0 8 9 1 2 5। देखिए इसके अंदर ये टू रोज बिल्कुल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, देखो बिल्कुल सेम है। ओके, आप कॉलम भी ले सकते थे इसके अंदर, कोई एक और मैट्रिक्स मान लीजिए आप 8 9 5 6 8 9 5 0 -1। ओके, देखिए यहां पर टू कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, यहां पर टू रोज आइडेंटिकल है। कोई सी भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए या कोई से भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो ऑटोमेटिक इस डेटरमिनेंट इसकी डेटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। यहां पर भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यही कहा है इसने, इफ एनी कोई भी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल हो जाए देन द वैल्यू ऑफ द डेटरमिनेंट इज 0। उसकी डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैंने तीनों प्रॉपर्टी करवा दी है और बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज करवाने जा रहा हूं। If each elements of the row or column of a determinant is expressed as a sum of two terms, then the determinants can be expressed as a sum of two determinants। मैं पहले थोड़ा सा इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, उसके बाद आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी। ये क्या कह रहा है, बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास कोई डेटरमिनेंट है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। मैंने मान लिया वो डेटरमिनेंट है 4 6 8 और 1। ओके, मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 + 1, इसको मैं लिख सकता हूं 6 + 2 6 1। आपकी मर्जी है, चाहे यहां पर 2 + 2 कर लीजिए, 8 है तो आप कर सकते हैं 5 + 3, एज यू लाइक, जैसे भी आप करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू मैट्रिक्स। हम इसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में हम लिख सकते हैं। 6 1 तो यहां आ जाएगा। ओके, 6 1, आप 3 6 को यहां लिख लीजिए, 3 6 1 2 1 2।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो मैंने ब्रेक कर लिया लेकिन 6 1 को मैंने ब्रेक नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। मैं दिखा देता हूं आपको करके। 4 1 जा 4, 8 6 जा 48, ये आ जाएगा -44। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 - 36 प्लस 1 - 12 -33 प्लस ये आ जाएगा -8 11, ये आ जाएगा -8 44। देख लीजिए वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर किसी भी एक रो को सॉरी एक कॉलम को, आप रो भी कर सकते हैं, इसमें आप रो भी ले सकते थे, मैंने कॉलम लिया है। ये देखो इस रो को मैंने एक्सप्रेस कर दिया 2 नंबर्स में, ठीक है, लिख रखा है एक्सप्रेस कर दिया 2 नंबर्स में, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। ओके, यही लिखा है इसने, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम, मैंने रो की जगह क्या ले लिया, कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स। मैंने इसको 2 टर्म्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, देखो यहां भी 2 टर्म्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। if each elements of the column of a determinant is expressed as the sum of 2 terms, 2 terms हो क्या, then, अब then की बात इसके आगे कह रहा है, determinant can be expressed, अब इस determinant को एक्सप्रेस कर सकते हो sum of 2 determinants, तो sum of 2 determinants के रूप में मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इजी है। इस प्रॉपर्टी की आपको बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको इन प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपको करना बहुत जरूरी है, क्या पता एग्जाम के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए जिसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज होता हो। ओके, क्लियर? तो आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। अब आपके सामने आ रही है सिक्स प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपके लगभग सभी क्वेश्चंस में यूज होने वाली है और ये सबसे आसान प्रॉपर्टी भी है, लेकिन इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हर क्वेश्चन में यूज होगी आपकी प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बी एडेड सम मल्टीपल ऑफ k, be added some multiple of k cannot be equal to 0 of the corresponding elements of any other rows। मैं पहले एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको। मैं चाहता हूं, देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा यहां पर 2 7 4 20। ओके, अब इसमें क्या मैं चाहता हूं कि यहां 4 की जगह 0 आ जाए, तो ताकि मैं इसको इजीली डिटरमिनेंट इसका सॉल्व कर सकूं। इसको 0 लाने का तरीका क्या है, देखिए सीखिए। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस पूरी रो को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं। इस पूरी रो को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जब इसमें माइनस करूंगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और इस माइनस होके बन जाएगा 0। इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, देखिए मैंने क्या किया, R2 के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके, यहां इक्वल का निशान नहीं होता, एरो का निशान चाहिए होता है। मुझे R2 के अंदर रिजल्ट चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, इस R2 के अंदर मुझे एक रिजल्ट चाहिए। क्या रिजल्ट चाहिए कि मैं R2 के अंदर माइनस करूंगा R1 को बट 2 से मल्टीप्लाई करके। एक लिखने का मैथमेटिकल तरीका है इन प्रॉपर्टीज के अंदर कि मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर पूरी की पूरी R1 को उठाकर पूरी की पूरी R2 के अंदर माइनस कर दूंगा। बच्चा सोचता है कि क्यों ना सर इसी एलिमेंट को माइनस कर दिया जाए, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पूरी रो के साथ वही काम करना पड़ेगा जो इसके साथ किया है। पूरी की पूरी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। मैंने माइनस किया है, आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको माइनस से फायदा हो रहा है या प्लस से फायदा हो रहा है। आप है ना सिर्फ इसको सीखते जाइए। अब आप बच्चा सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आप सीखते चले जाइए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां जाएगा 4, यहां जाएगा 14 और फिर माइनस कर दिया R2 के अंदर, और मेरा रिजल्ट क्या बना, मेरा रिजल्ट बना, पहले तो मैं इसको एज इट इज लिख लूंगा, इसमें तो कोई मुझे चेंज करना ही नहीं है। ओके, इसमें चेंज नहीं करना, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसे माइनस करना है, कितना आ गया
0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, 20 माइनस 14 6। ओके, अब आप सोच रहे होगे क्या फायदा हुआ। अब देखो ये थोड़ा इससे आसान मैट्रिक्स हो गई है, या 20 था 6 हो गया है, 4 है 0 हो गया है। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वही आएगा जो इसका आंसर आया है। चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आ गया 40 माइनस कितना आ गया 28, कितना आ गया 12। ओके, इसका आंसर 12 आया है। इसको चेक कर लीजिए, 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12। देखिए इजी है ना। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। अगर थोड़ी दिक्कत है, आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करें माइंड के अंदर। आप जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको प्रॉपर्टीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप अगर इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करके क्या आ जाएगा, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा टोटल 2 2 जा 4 और 5 4 8 हो जाएगा, 14 और 20 34 हो जाएगा। ओके, अभी भी अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। इसके दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। मैं एक और प्रॉपर्टी आपको करवाने जा रहा हूं। मैंने एक प्रॉपर्टी बीच में छोड़ दी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कोई भी एक रो पूरी की पूरी या पूरी की पूरी कोई भी एक कॉलम अगर 0 आ जाए तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसका आंसर 0 आएगा। देखिए पूरी की पूरी रो होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट रो पूरी 0 हो जाए या सेकंड या थर्ड, या पूरा का पूरा फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम आपका बिल्कुल 0 हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज करवा दी हैं और नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो डिटरमिनेंट की आपको पता होनी चाहिए, उनका हम यूज करेंगे। हालांकि मैंने उनको करवा दिया है आपको, फिर भी मैं रिवीजन के तौर पर उस 3 को करवाऊंगा और आज मैं आपको पूरे एक्सरसाइज के साथ एग्जांपल और एक्सरसाइज कंप्लीट आपको सॉल्व करवाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। Now let's start example number 1. Example number 1, the value of the determinant of the matrix A. Value of the determinant of a matrix A of order 3 by 3 is this. कहता है कि मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का 4 है, ओके, और उसका ऑर्डर कैसा है 3 by 3। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 5a। ओके, बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। ये 5 बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है, लेकिन इसकी जो पावर है वो इसकी पावर वही होगी जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3। अब आप सोच रहे हो 3 by 3 है, मैं इसको 3 क्यों बोल रहा हूं, तो आप ध्यान रखिए अगर यहाँ दोनों सेम होते हैं तो हम एक ही बोल देते हैं, वो ऑटोमेटिक माना जाता है 3 by 3। यहाँ 3 by 3 तो हम इसको मान लेंगे 3 ऑर्डर। अगर यहाँ 4 by 4 होता तो 4 ऑर्डर मानते, 2 by 2 होता तो 2 ऑर्डर मानते। दोनों अलग अलग होंगे तब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे। ये तभी एप्लीकेबल है जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो मैं मान लूंगा यहाँ ऑर्डर कितना है इसका 3। तो ये जब बाहर आता है तो इसका ऑर्डर इसकी पावर में आ जाता है। ये 3 ऑर्डर था तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। इसका ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का 2 होता वहां पे तो यहाँ 2 आ जाता और इसकी वैल्यू होती है 125a। ओके, और इस मॉड ए की वैल्यू कितनी है 4। 125 इंटू
4 और ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 500। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं करवाने जा रहा हूं इसका सेकंड पार्ट। ये भी बहुत आसान है और ध्यान रखो इन तीनों में से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो दिख रहा है ना, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन तभी पॉसिबिलिटी है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अब देखो, अब यहां तो दे दिया ऑर्डर 3 और यहां दे दिया 3/3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ही 3/3 ही है। तो ऑर्डर 3 है, ओके, और ये गिवन है, इसके इक्वल है, ये यहां इक्वल का निशान है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आप बस ध्यान से देखिए और घर में प्रैक्टिस जरूर करें साथ साथ। अब देखिए, मैंने बताया था आपको ये 2 बाहर आ सकता है, लेकिन इसकी पावर जो आएगी वो इसका ऑर्डर होगा, किसका, ए का ऑर्डर। ए का ऑर्डर कितना है, 3, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, ओके, क्लियर। 2 की पावर 3 क्यों हुआ, क्योंकि ए इसका ऑर्डर था। तो कंपेयर कर ले, के कितना आ गया, 2 की पावर 3, तो के कितना आ गया यहां पे कंपेयर करके 2 की पावर 3 और विच इज 8, क्लियर। तो के कितना आ गया यहां पर 8। इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो लकी ड्रा निकल जाता है, इतना आसान क्वेश्चन। अब आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसका पार्ट नंबर 3। इफ ए एंड बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बोला था देखो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर मिलेगा आपको लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। यहां पर इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा क्योंकि यहां पे ऑटोमेटिक पता लग रहा है जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यहां स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर 3/3 दोनों सेम दे रखे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो गया। यहां देखो ऑर्डर 3 दे रखा है, ऑर्डर 3 दे रखा है, तो यहां इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना पड़ा क्योंकि रो और कॉलम के बारे में नहीं बता रखा, तो यहां स्पेशली मेंशन करना पड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3, ईच सच दैट mod A determinant of A is 2, determinant of B is 3, then the value of this, okay। बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सोच लीजिए आपके नंबर तो अच्छे आएंगे। अब आप देखिए 3 को बाहर लेना है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, सेम। देखो ए और बी दोनों का सेम है, इसीलिए मैं 3 को बाहर निकाल पा रहा हूं, अगर सेम नहीं होता तो हम ऐसे नहीं कर पाते। 3 को बाहर कितने निकाल लेंगे, ए और बी, तो मैं इसके ऑर्डर को कितना, इस 3 के ऊपर पावर कितनी लगाऊं, जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना है इसका 3, ओके। ये हो जाएगा 27, ए और बी, ओके, 27, सॉरी, ठीक है, ए इंटू बी। और इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं हम, ये प्रॉपर्टी है, दोनों के मैट्रिक्स को अलग अलग लिख सकते हैं। 27 इंटू मॉड ए कितना आ गया आपका, मॉड ए दे रखा है इन्होंने 2, तो यहां निकल जाएगा 2, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना दे रखा है 3। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 162। इजी है, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं करने जा रहा हूं मेरा नेक्स्ट एग्जांपल। Now let's start example number 2. Without expanding, prove that the determinant vanish. Vanish मतलब 0। आपको देखिए एक वर्ड है यहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग, कि आपको उसे एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंड आपको ये बताना है कि इसका आंसर 0 आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है, या तो कोई भी एक रो
या कोई भी एक कॉलम आपका कंप्लीट जीरो हो जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर जीरो आ सकता है। या दूसरा तरीका ये है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो भी आपका आंसर जीरो आ जाएगा। बड़ा आसानी से पता लग रहा है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, अब 2 कॉमन लेने का तरीका देखिए, जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस है वो ये है, अगर मैं 2 कॉमन या कोई भी कॉमन लेते हैं, मैट्रिक्स में से कॉमन लेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से वो कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट की खास बात क्या होती है, हम वो कॉमन किसी भी एक कॉलम से लें या किसी भी सिर्फ एक रो से लें। अगर मैट्रिक्स होती है, अगर ये मैट्रिक्स का निशान होता है यहां पर, तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता, ये डिफरेंस है मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। अब क्योंकि डिटरमिनेंट है तो मैं सिर्फ एक बारी में सिर्फ एक बारी में सिर्फ एक ही रो या कॉलम से कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। मैंने इस कॉलम से कॉमन ले लिया 2, यहां से 2 कॉमन ले, ओके, ये आ जाएगा। ये चेंज नहीं होंगे वो मैंने एज इट इज लिख लिए, जो चेंज नहीं हो रहे वो मैंने एज इट इज लिख लिए, क्योंकि कॉमन तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से लेना है, मैंने इस कॉलम से कॉमन ले लिया क्योंकि ये डिटरमिनेंट है। तो यहां से कॉमन लेंगे 3, 5, 7। अब आप देखिए ये दोनों के दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल आ गए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर 0। इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 0, और आंसर आया 0। तो ये वैनिश हो गया, विदाउट हमने एक्सपेंड भी नहीं किया, बिना एक्सपेंड करे हमने डिटरमिनेंट को वैनिश प्रूव कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं करने जा रहा हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग हमें इसको डिटरमिनेंट को वैनिश करना है। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, आप देखिए। जैसे ही मैं इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर लेता हूं, या ये कहिए कि इस कॉलम 1 में मैंने इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया, तो क्या होता है देखिए। लिखने का तरीका हमें प्रॉपर्टी बतानी होती है इसमें। ये कॉलम 1 में मैंने आंसर चाहिए तो इक्वल का निशान नहीं आता, एल वाला निशान होता है। यहाँ पे एक खास बात है इसकी, मुझे कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 भी ऐड करना है और कॉलम 3 भी ऐड करना है। आपको बताना होता है करके कि मैंने क्या प्रॉपर्टी का यूज किया है, ओके। बहुत आसान है, जो चेंज नहीं हो रहे वो लिख लिए जाएंगे, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ओके। अब देखिए जब हम इस कॉलम में ये वाला भी और ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, ऐड करेंगे, ओके, ये b कट गया। ऐसे ही a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, ये सारे कैंसिल आउट होकर यहाँ आ जाएगा 0। ऐसे ही जब हम ये तीनों ऐड करेंगे, देखो b प्लस का b माइनस का कैंसिल आउट, c माइनस का c प्लस का कैंसिल आउट, a माइनस का a प्लस का कैंसिल आउट, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो मैंने बताया था दो प्रॉपर्टियां होती हैं, या तो कोई भी दो कॉलम दो रो आइडेंटिकल हो जाए, या कोई सी भी एक लाइन चाहे वो रो की हो चाहे वो कॉलम की हो 0 आ जाए, ऑटोमेटिक इसका आंसर 0 होता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज वैनिश। नाउ लेट्स स्टार्ट इस पार्ट थर्ड, इसका हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। एग्जांपल 2, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होता है। यहां मैं लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मूला इस पे यूज होगा, ठीक है। हम इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे राइट कीजिए इसको, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहां जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा
कॉस गामा, इसको लगाएं साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। ऐसे यहां लगाएंगे साइन बीटा कॉस डेल्टा कॉस बीटा साइन डेल्टा, साइन कॉस कॉस साइन। अब दोबारा यहां लगाएंगे साइन गामा कॉस डेल्टा साइन गामा। ठीक है, देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए यहां आना था गामा और यहां आना था डेल्टा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, देखिए ये है साइन अल्फा, देखो ये साइन अल्फा है, इसके साथ अगर मैं कोस डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं लिखता हूं साथ साथ, आप लिखने के बाद समझा रहा हूं आपको। मैंने कॉलम 3 के अंदर ऑपरेशन लगाना है, कॉलम 3 के अंदर मुझे माइनस करना है, कॉलम 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कॉस डेल्टा से। क्यों किया, देखिए इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फा तो है, यहां अगर मैं कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करते ही सेम हो जाएगा, उसको जीरो बना देगा। अब मुझे इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस अल्फा तो है माइनस C2 घटाना है, इसके अंदर माइनस करना है, इसको जैसे ही कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई कर दे साइन डेल्टा से, देन इट विल गिव जीरो। यहां जाएगा आपका साइन डेल्टा। ओके, अब इसको अप्लाई कर देंगे हम, बहुत आसान है। ओके, यहां आ जाएगा साइन अल्फा, जो चेंज नहीं हो रही एज इट इज, साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब आप देखिए इसको, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इस कॉलम के अंदर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कोस डेल्टा से, कोस डेल्टा आते ही इसको बन गया जीरो। फिर इस C2 को इसको मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा से, साइन डेल्टा से करोगे तो कोस अल्फा और साइन डेल्टा, कोस अल्फा साइन डेल्टा सेम है, ये इसको भी जीरो बना देगा, ये भी आ जाएगा यहां पर जीरो। ठीक है, ऐसे ही साइन बीटा है, देखो कॉलम 1 है ना, ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है कोस डेल्टा से, देखो साइन बीटा और कोस डेल्टा, साइन बीटा को सेम आ गया ना, तो ये जीरो बना देगा इसको, क्योंकि माइनस करना है हमें। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ फिर साइन बीटा है और ये सॉरी अब कॉस बीटा लेना है, C2 है ना, कॉस बीटा लेने हैं और उसके बाद साइन। अब एक मैं कैसा करता हूँ, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ एक लाइन आपको अच्छे से। ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूज में आ रहे होंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर पूरा, मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, मैं आपको ये वाला ऑपरेशन करके दिखाता हूँ इस लाइन के ऊपर। ओके, ठीक है, पहले लिखेंगे C3 क्या मेरा कॉलम दिस, पहले C3 कॉलम इस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन बीटा कोस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा। मैं लिख दिया C3, यहाँ पे लिख दिया, फिर लगाना है माइनस का निशान, मैंने माइनस का निशान लगा दिया। फिर लिखना है C1 की वैल्यू, C1 कितना है ये, मैं आपको इस लाइन के लिए करके दिखा रहा हूँ, R2 के लिए लिख कर दिखा रहा हूँ। C1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे कितना लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे साइन बीटा, बीटा लिख दिया। ओके, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है इसको कॉस डेल्टा से, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस डेल्टा से। ओके, फिर मुझे लिखना है माइनस, फिर मैंने माइनस लिख दिया। फिर मुझे लिखना है C2 कितना है यहाँ पे, कॉलम C1 है, कॉलम C2 है, कॉलम C3 है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, कॉस बीटा को मल्टीप्लाई करना है ना, C2 कॉस बीटा मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा से। ठीक है, अब आप देखिए ये बिल्कुल इसका सेम है, यानी कि ये बिल्कुल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम है, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर कितना है जीरो, तो मैंने यहाँ लिख दिया जीरो।
मैं इसको भी करके दिखा देता हूं आपको अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले C3 लिखना है। ये देखो ये लाइन लिखनी C3, क्या आएगा यहाँ पे साइन गामा, फिर क्या आएगा कोस डेल्टा, फिर क्या आएगा कोस गामा, फिर क्या आएगा साइन डेल्टा। ठीक है, फिर ये लिख दिया C3 मैंने यहाँ पे दिखा दिया C3, ये C3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ओके, अब मुझे क्या करना है C1 कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कोस डेल्टा से, तो माइनस करके साइन गामा को मल्टीप्लाई करना है कोस डेल्टा से। ओके, फिर एक और माइनस लगाना है, ये लगा दिया आपका। फिर C2 लिखना है, C2 मेरा है कॉस गामा, फिर मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा से, साइन डेल्टा। अब आप चेक कीजिए, साइन गामा कोस डेल्टा बिल्कुल सेम कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 0। ये मैंने 0 यहां पर लिख दिया। ओके, अब इसकी जरूरत नहीं है, मिटा रहा हूं इसको, राइट। अब आप देखिए, मैंने बताया था कोई भी एक लाइन, चाहे वो रो की हो चाहे वो कॉलम की हो, अगर आपकी 0 आ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर 0 आ जाता है। और हमने दिखा दिया विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट डिटरमिनेंट इज वैनिश, ये वैनिश हो गया है। अब मैं करता हूं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ द डिटरमिनेंट्स आर इक्वल। हमें इसको इक्वल प्रूव करना है, हमें किसी भी प्रकार से एक्सपैंड नहीं करना है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं और हमें राइट लेके दिखानी है। बहुत आसान है क्वेश्चन। हमने लेफ्ट साइड लेके चले, हमने लिखा यहाँ पे a स्क्वायर bc b स्क्वायर c स्क्वायर ab। ओके, बहुत आसान है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको, मुझे चाहिए, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है a क्यूब b क्यूब c क्यूब चाहिए, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये लाइन तो सेम आ जाएगी। पहले हम एक लाइन को सेम कर देते हैं, बाकी अपने आप आ जाएगा। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अकेले से नहीं कर सकते, इस पूरी रो से करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इस पूरी रो को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर a क्यूब a b c। देखिए, डिटरमिनेंट में अगर आपने मल्टीप्लाई किया है किसी भी एक लाइन को तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो आप यहां पर a से डिवाइड भी कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसकी दूसरी लाइन को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ b क्यूब चाहिए तो मुझे इस रो को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा b स्क्वायर b क्यूब, यहाँ आ जाएगा a b c। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब बैलेंस हो गया ये। ऐसे यहाँ c क्यूब चाहिए ना मुझे, तो यहाँ करना मुझे पड़ेगा c से डिवाइड और c से मल्टीप्लाई, c स्क्वायर c क्यूब a b c से मल्टीप्लाई कर दें a b c। अब आप देखिए, ये तीनों बिल्कुल सेम है, मैं इनको कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूं, इसको मैं a b c को यहां से बाहर निकालेंगे, कॉमन लेके बाहर आ जाएगा a b c, क्या आ जाएगा यहाँ पे a b c बाय a। लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, a b c, मैंने इसको बाहर ले लिया कॉमन लेके a b c। ये पहले ही
नीचे है, एक मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 1। ओके, ये बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 1 1 1 यहाँ नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर लूंगा, इनको क्या कर लूंगा इंटरचेंज। इंटरचेंज मुझे करना है कॉलम 1 और कॉलम 3 को, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूंगा कॉलम 1 और कॉलम 3, ये इंटरचेंज का निशान है, प्रॉपर्टी है, सिंबल है, इनको इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यह आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस साइन श्योर आएगा। एक बार इंटरचेंज किया है तो एक माइनस साइन हम लगा देंगे, यहाँ आएगा एक माइनस का साइन। क्लियर, ये माइनस का इसलिए आया क्योंकि आपने एक बार इंटरचेंज किया है। ये अपनी ठीक पोजीशन पे आ गए हैं 1 1 1। फिर आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन है, हम इसको इंटरचेंज कर कर यहाँ सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे। ओके, तो यानी कि ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 को फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा, ये आ जाएगा कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम 3 से, इंटरचेंज कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये 1 1 1 तो है ही, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इंटरचेंज हो रहा है, ये उधर चला जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अब आप देखिए आपका एक माइनस तो पहले ही था ना, एक बार ये तो माइनस यू का यूं आ गया, आपने इंटरचेंज किया तो एक माइनस फिर आएगा, क्योंकि एक बार आपने इंटरचेंज यहां किया एक माइनस आ गया, एक बार इंटरचेंज और कर लिया एक माइनस और आ जाएगा, एक माइनस पहले ही पड़ा है और एक माइनस और आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो, ये बन जाएगा प्लस, एक माइनस इसके कारण आया एक माइनस इसके कारण आया, दोनों माइनस बनकर हो गए प्लस। और देखिए बिल्कुल सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ गया। देखिए मैंने कहीं एक्सपैंड नहीं किया, डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं किया, लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डिटरमिनेंट दीज आर इक्वल, मैंने इनको इक्वल आके दिखा दिया। अब मैं कर रहा हूं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5। Example number 5, show that this determinant is equal to 0 where A, B, C are in AP। मुझे इसको 0 लाके दिखाना है और ये A, B, C AP में है। अगर AP में है तो AP की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, सॉल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन कि A, B, C are in AP, it means B second term minus A term, third term minus second term, these are equal। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी फार्मूला होता है। ठीक है, मैं अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं चल रहा हूं, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus a, x plus b, x plus c। ओके, मैं इसको लेके चल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, मुझे ये लाके दिखाना है ये 0 है। ओके, अब आप देखिए मुझे लाना है b माइनस ए का यूज करना है और c माइनस b का यूज करना है। तो b माइनस ए, यहाँ a b c कहां पर है, ये a है, ये b है, c है, मुझे b में a को माइनस करना है कि b में से a माइनस कब होगा, जब ये सेकंड रो के अंदर मैं फर्स्ट रो को माइनस कर दूंगा तो b माइनस a आ जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है आंसर R2 माइनस R1,
जब मैं b माइनस ए मुझे चाहिएगा तो b में से a जाएगा तो इस रो के अंदर ही आंसर आएगा, क्योंकि मैंने इसको उठा के ऐसे माइनस किया है, a को इसमें घटाया है, तो आंसर मेरा R2 में ही रह जाएगा और R2 में से R1 मैंने माइनस करना है। ओके, अब और देखिए यहाँ c माइनस बी चाहिए, तो c माइनस बी कब आएगा? जब इस रो के अंदर ये माइनस होगा, यानी कि इसके अंदर ये माइनस होगा, यानी कि मेरा रिजल्ट जो रहेगा वो R3 में ही रहेगा, क्योंकि मुझे c यहाँ चाहिए ना, c माइनस बी, तो R3 का क्या रहेगा? R3 में से R2 माइनस हो जाएगा। बहुत आसान है, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, इस c माइनस बी चाहिए, c माइनस बी चाहिए ना, इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। x प्लस 3 में से जब x प्लस 2 को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, x में से x जीरो हो जाएगा, c माइनस बी। ओके, ये क्लियर? ये तो हो गई प्रॉपर्टी। अब ये वाली कर रहे हैं, b माइनस ए। b माइनस ए कब आएगा? जब इस रो को उठाएंगे और u का u इस के अंदर माइनस कर देंगे, इस सेकंड रो को माइनस कर देंगे, सेकंड रो के अंदर R1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाएं, इसमें जब ये घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 में से गया 1, ये इसमें माइनस हो जाएगा, x 3 में से 2 माइनस होगा, ये आ जाएगा 1, फिर x में से x 0 हो जाएगा, b में से a, b माइनस a। ओके, और ये बच जाएगा आपका ऊपर जो चेंज ही नहीं हुआ, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a। ओके, मैंने कहा था कि कोई भी डिटरमिनेंट वैनिश कब होता है, जीरो कब होता है? जब कोई भी दो लाइनें या वो रो की हो या वो कॉलम की हो, आइडेंटिकल हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, या कोई भी पूरी एक लाइन जीरो हो जाए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल लाइन ये इक्वल नजर आ रही है, क्या आपको नजर आ रही है? आप सोच रहे हो सर 1 1 के इक्वल 1 1, ये तो इक्वल है ही नहीं, आपको दिख ही रहा होगा, शायद कई बच्चे हैं उनको पता लग गया होगा। ये देखिए b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी है, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये लाइनें बिल्कुल आइडेंटिकल आ गई, और आइडेंटिकल आने के कारण इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, आप लिख के भी दिखा सकते हैं यहाँ पर कैसे आया, यूजिंग वन आप लिख के दिखा दीजिए, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a 1 1 1 1, b माइनस a की जगह आप रख दें c माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा c माइनस b, और ये बिल्कुल आइडेंटिकल आ गई, और ये हो गया 0। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। नंबर 7, हमें डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा 1 की वैल्यू दे रखी है, हमें प्रूव करना है डेल्टा प्लस डेल्टा 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है, आप अच्छे समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने डेल्टा लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। अब आप देखिए इसके अंदर क्या करना है, आप डेल्टा 1 लेके चल पड़िए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इजी तरीके से निकल जाएगा। डेल्टा 1 लेके चल पड़ते हैं यहाँ से। ओके, 1 1 1 yz zx xy xyz, इसलिए लेके चला। देखिए आप, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से कुछ मैच कर रहा है, हम उसकी तरीके से कर देंगे। मुझे दिख रहा है यहां पर कमी है, आपको चाहिए, देखो यहां 1 1 1 है, हमें पहली बात तो ये 1 1 ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए, यानी कि रो के रूप में नहीं चाहिए, कॉलम के रूप में चाहिए। तो मैंने आपको बताया था हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो मेरा डेल्टा 1 है इज इक्वल टू, मैंने इस रो को उठाया, ट्रांसपोज ले लिया इसका, फिर ये उठाया yz zx xy xy और z। अब मेरा इतना तो मैच कर गया इससे। अब मुझे लाना है यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर।
यहाँ एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, कर देते हैं। याद आ गया होगा, मैंने क्वेश्चन ऐसे ऐसे किया था। 1 1 1 यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सॉरी, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, मैंने इस रो को पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। आपने इस रो को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई किया है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। अब आप देखिए, मुझे यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए, यहाँ वाई स्क्वायर कैसे आएगा, इसको वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ इस वन की जगह आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा वाई करेंगे तो जेड एक्स तो है ही, तो एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सिमिलरली जेड स्क्वायर लाने के लिए मुझे जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा जेड, यहाँ आ जाएगा, देखो एक्स भी है वाई भी है जेड नहीं है, एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर। आपने इस रो को जेड से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने इस एक कॉलम से मैं कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मैंने बताया था मैट्रिक्स में कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंटों से कॉमन लेते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में कॉलम अगर कॉमन लेना है तो सिर्फ पहले एक लाइन से लेंगे, चाहे वो रो हो या पहले कोई कॉलम हो। ओके, तो मैं इस कॉलम से कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, एक्स वाई जेड, और पहले भी मेरा एक नीचे एक्स वाई जेड पहले ही पड़ा है, तो यहां आ जाएगा मेरा बीच में 1 1 और 1, ठीक है ना। ये बच गया यहाँ पे एक्स वाई और जेड, यह आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है, डेल्टा 1, ये क्या चल रहा है हमारा डेल्टा 1, ठीक है। अब आप देखिए ये 1 1 1 कहाँ होने चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, तो पहले इस तरफ कर लेते हैं, इसको इस तरफ इंटरचेंज कर लेते हैं। हमारी इन दोनों कॉलम्स को लिखने का तरीका क्या है, कॉलम 1 इंटरचेंज हो जाएगा कॉलम 2 से, क्लियर, इंटरचेंज कर लेंगे। इसका यहां आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहां आ जाएगा जेड स्क्वायर। क्योंकि मैंने बताया था इंटरचेंज किया है, एक बार इंटरचेंज किया है तो एक माइनस तो आपका आना ही आना है। ओके, तो अब आप देखिए क्या ये बिल्कुल सेम हो गया, यस दीज आर इक्वल। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल्टा के बराबर आ गई, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा, और डेल्टा 1 ये पहले ही पड़ा है, ये माइनस और ये आपको किसको बनाएगा डेल्टा के, इसको इधर ले आएंगे, डेल्टा माइनस का इधर क्या बन जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था कि डेल्टा प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0। बड़े इजीली आपने समझ लिया इसको, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 11 प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। यहां पर ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, यहां पर प्रूव करना है हमें 4xyz 4xyz। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हम इसको बिल्कुल न्यू तरीके से करेंगे जो आपकी बुक में भी सॉल्व नहीं है, बुक में काफी डिफिकल्ट मेथड है, हम इसको नए तरीके से कर रहे हैं, बहुत आसान मेथड है, आप उससे करिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ऐड कर लेता हूं, इनको ऐड करने के बाद या माइनस करेंगे तो देखो y भी माइनस कर देगा, इसको z भी माइनस कर देगा, और यहां क्या बन जाएगा आपका 0। हम ये करने जा रहे हैं, हम यह करने जा रहे हैं कि R1 में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 के अंदर R2 प्लस R3 ऐड करके हम माइनस कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये प्रॉपर्टी है जो अनचेंज नहीं हो रही, तो z प्लस x y x प्लस y। ओके,
अब इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, यहां कितना आएगा 0। इन दोनों को ऐड कीजिए, x और x 2x और z। यहां देखिए हमने इस z के अंदर इन दोनों को ऐड करना है, z प्लस x। इससे ये माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके माइनस के 2x। ओके, और अब यहां पर इस y के अंदर माइनस करना है इन दोनों की एडिशन, x प्लस y। ये y कैंसिल आउट, माइनस के 2x। ओके, y कैंसिल हो गया, माइनस के 2x। नाउ अब यहां पर माइनस 2x अच्छे से कॉमन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको कॉमन ले लीजिए। यहां ऑपरेशन क्या लगा, मैंने माइनस 2x कॉमन लेना है, माइनस के 2x। ओके, माइनस के 2x कॉमन लेना है, यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1, z प्लस x, यह आ जाएगा y, यह आ जाएगा x, यह आ जाएगा x प्लस y। ओके, काफी इजी लग रहा होगा आपको। अब आप सोचिए इसमें क्या करना है। अब इसमें ये देखिए कुछ एक बार और 0 बन जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। अगर मैं इस 1 को इस रो को इसमें माइनस कर दूं तो क्या होगा, मैंने क्या करना चाहा, कॉलम 2 के अंदर कॉलम 3 मैं माइनस कर देता हूं। ओके, मैंने कॉलम 2 के अंदर ऑपरेशन लगाना चाहा कि कॉलम 2 के अंदर मैंने कॉलम 3 को मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा बचा माइनस के 2x तो पहले ही रखा हुआ है। ओके, जो चेंज नहीं हो रहा वो 0, z और y। ओके, एक तो x और x प्लस y ये चेंज नहीं हो रहे। ओके, इसको इसमें माइनस करोगे ये आ जाएगा 0, इसको इसमें माइनस कराएगा यहाँ पे z, इसको इसमें माइनस करोगे आ जाएगा माइनस के y। ओके, अब आपका एक बार और प्रश्न देखिए, अगर मैं इसको इसको मैं आई थिंक ओके इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉलम 2 के अंदर कॉलम 1 ऐड कर दें, बाहर पड़ा है माइनस के 2x। ओके, सो इजी, 0 z y 1 x प्लस y, इसमें ऐड करते ही यहां 0, इसको इसमें ऐड करते ही 2z, इसको इसमें ऐड करते ही 0। ओके, अब हमें जस्ट इसको एक्सपैंड करना है, माइनस 2x, ये एक्सपैंड कर रहे हैं हम इसको, हम इस 0 से फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो ये सबको 0 बना देगा, 0 बना देगा। अब ये 1 इंटू इस प्रकार से करेंगे, 0 के लिए करेंगे, माइनस 0 के लिए करेंगे, फिर प्लस 1 के लिए करेंगे। अब ये 0 तो सबको मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा, तो हमें इनको तो लेने की जरूरत है ही नहीं, हम सिर्फ 1 ले लेंगे, इसलिए 0 वाला केस हम नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट 1 वाला केस ले रहे हैं। तो 1 के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इनकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो करेंगे z इंटू 0 0, माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2yz। ओके, तो यह आ जाएगा माइनस के 2x, यह आ जाएगा माइनस के 2yz, फिर हम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये जाएगा प्लस इज इक्वल टू 2 2 जा 4xyz। देखिए ये कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, इतना आसान। मैंने बहुत मेहनत करी है इस क्वेश्चन को, कम से कम 10 बार करके देखा अलग अलग तरीके से, और जो बुक का मेथड है बहुत डिफिकल्ट है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में तो आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन मैंने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 10 अलग अलग तरीके से किया, आखिर में एक नया तरीका मेरे दिमाग में आया
और मैंने इस तरीके से देखो कितना इजीली तरीके से इसका आंसर निकाल दिया है। प्लस को छोड़ दें राइट हैंड साइड। मैं तो कहता हूं इस क्वेश्चन को तो आप करके अपनी बुक के उसी एग्जांपल के ऊपर पेस्ट कर देना, ताकि हमेशा के लिए आपके पास वो रहे, वरना आपको पूरी किसी बुक में पूरे इंडिया में इस तरीके से दूसरा कोई नहीं करवा पाएगा। आप बड़े अच्छे से इसको सीख लें, क्योंकि ये तरीका दोबारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, आप चाहते हैं मेरे सभी लेक्चर्स, इसी अच्छे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस मिलते रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और फोन कर करके शेयर करवाइए, ताकि उनको भी फायदा इसका हो सके। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। Now let's start example number 17। मैंने इसके 3 पार्ट कर रखे हैं बोर्ड के, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझना है। मैनेज कर रखा है मैंने अपने स्पेस को, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए हिंट देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है। आपके प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको 1/a चाहिए, और 1/a इसमें तो कहीं है ही नहीं। 1/a कैसे आएगा, जब यार यहां से 1 कॉमन ले लूं, यहां से जैसे ही मैं 1 कॉमन a कॉमन लूंगा, a कॉमन लेते यहाँ 1/a आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहां से लेना है a कॉमन, मुझे b भी 1/b चाहिए, तो ये 1/b कैसे बनेगा, जब मैं यहां से b कॉमन ले लूंगा, तो 1/b इसी प्रकार से 1/c। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ओके, यहां से मैंने a कॉमन ले लिया, मतलब a से 1/a प्लस 1, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1। मैंने a को बाहर कॉमन ले लिया। ओके, यहां से मैंने b को कॉमन लिया है, 1/b प्लस 1/b। यहां से मैंने c कॉमन ले लिया, 1/c प्लस 1। इजी था। अब आप देखिए, मुझे यहां पर चाहिए इन तीनों 1 प्लस 1/a प्लस 1/c प्लस 1/c। तो ये देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो यहां बन जाएगा, देखो 1/a 1/b 1/c, इन तीनों को ऐड करने से ये बन पा रहा है। तो देखिए मैंने क्या करना पड़ेगा, इस R1 के अंदर ऑपरेशन लगाना है, ये तीनों ऐड हो जाएं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन रहेगा हमारा। ठीक है, बाहर क्या रखा है, A B C, इन तीनों ऐड करेंगे, यहां आ जाएगा 1/a 1/b 1/c, यहां बच गया 1/b और ये आ गया 1/c। ऐसे ही इनको ऐड कर दो, यहां पर 1, यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहां पर मैंने जब a कॉमन लिया तो यहां बाय a और बाय a आएगा। अब इनको ऐड कीजिए, 1/a 1/b 1/c, यहां बच गया 1 प्लस 1/b, यहां बचा है 1/c। इसी प्रकार इनको ऐड करेंगे, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। अब ये बच गया यहाँ पे 1/b, यहाँ आ गया 1 प्लस 1/c। देखिए मैंने इस रो के अंदर ये ऐड कर दिया और इनको भी ऐड कर दिया। जब इसके अंदर ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 1/a 1/b 1/c और ये वाला 1। सिमिलरली इधर अब देखिए ये तीनों बिल्कुल सेम है, कॉमन आ जाएंगे बाहर, यहां आ जाएगा कॉमन a b c, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। यहां क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 और 1, यहां बचेगा 1/b
यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, यहां आ जाएगा 1 बाई सी, 1 बाई सी और 1 प्लस 1 बाई सी। ओके, अब देखिए आपका इतना तो आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू जरूर 1 आ रही होगी, क्योंकि जब ये 1 बनेगा तभी ये इसके इक्वल आ पाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम आ गया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेम आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। हमने पहले ही दिमाग में सोच लिया, लेकिन इसको ला के दिखाना पड़ेगा कैसे बना रहे हैं। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जब भी यहाँ तीनों 1 आ जाएं, आप इस पहले वाले 1 की हेल्प से इसको भी 0 बना दो और इसको भी 0 बना दो। तो मैं इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 कैसे बनाऊंगा, इस R1 को R2 में भी माइनस कर दूंगा, R1 को R3 में माइनस कर दूंगा, ये हमारी R1, ये R2, ये R3। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R2 के अंदर R1 माइनस कर दिया और R3 में ऑपरेशन क्या लगाया, R3 के अंदर R1 मैंने माइनस कर दिया। मैंने इसको भी इसमें माइनस कर दिया और इसको इसमें माइनस कर दिया। ये मेरा सेम बचा हुआ है A B C, 1 प्लस 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C। ओके, अब ये जो चेंज नहीं हो रहा वो तो ये है। ओके, इस लाइन को जब इस लाइन में माइनस करोगे, ये इसको 0 बना देगा, 0, ये इसको माइनस कर देगा, सिर्फ बन जाएगा 1, ये इसको बना देगा 0। ये अब इस रो को इस रो में माइनस करेंगे, ये इसको बना देगा 0, ये इसको माइनस करोगे 0 और ये इसमें माइनस करोगे आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए ध्यान से, जब भी किसी एक डायगोनल के या तो सारे नीचे वाले 0 हो जाए या इस डायगोनल के सारे ऊपर वाले 0 हो जाएं, तो शॉर्टकट तरीका है इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, आप अच्छे से सीख लीजिए। जब भी किसी डिटरमिनेंट के अंदर डायगोनल एलिमेंट के अलावा या तो सारे ऊपर वाले 0 हो जाए एलिमेंट्स या सारे नीचे वाले, तो शॉर्टकट तरीका है डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द डिटरमिनेंट। ओके, या एक्सपेंड करना आपको आता है, या एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट तरीके से करूंगा, डायगोनल के नीचे सारे वाले 0 हैं तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा A B C, 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B, 1 बाई C इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। यह आ जाएगा आपका A B C, 1 प्लस 1 बाई A, 1 बाई B एंड 1 बाई C। यह आ गया ना इजीली। इसका एक पार्ट और है, मैंने यहां नहीं लिखा, वो जस्ट इनकी मल्टीप्लाई करने से आएगा। मैंने यहां नहीं लिखा, प्रूफ में यहां जगह नहीं थी, आप जस्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जो सेकंड पार्ट प्रूफ करने का वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इस 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, A B C प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, प्लस B C। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो B कैंसिल आउट, AC प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, AB। इस प्रकार इसके दोनों प्रूफ हो गए। ये इसका पहला प्रूफ है, ये इसका सेकंड पार्ट का प्रूफ है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सेकंड। एग्जाम्पल 19, प्रूव दैट दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है, आप इसको अपने आप भी कर पाएंगे अगर आप ट्राई करेंगे तो। इसमें आप देखिए, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 भी ले आऊं, कॉलम 3 भी ले आऊं, तो 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा और 2c हो जाएगा। यहां पर भी 2r हो जाएगा, 2q, सारे 2 हो जाएंगे और 2 बाहर आ जाएगा, मेरा a2 मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या ऑपरेशन कर दूं, C1 के अंदर C2 प्लस C3 ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूं, यहां आ जाएगा
ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी प्लस ए। ओके, यहां पर भी डबल क्यू, डबल पी और डबल आर, यानी कि पी, क्यू और आर आ जाएगा। यहां पर भी 2 टाइम्स एक्स, वाई और जेड आ जाएगा। ओके, यहां आ जाएगा सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ओके, अभी 2 में भाग ले सकता हूं, कॉमन आ जाएगा मेरा। यह आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां आ जाएगा सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ओके, अब आप देखिए मेरा 2 तो आ गया है। अब मैं इजीली देख सकता हूं, अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूं, यहां बच जाएगा माइनस बी, इसको यहां माइनस कर दूं तो आर भी कैंसिल, पी भी कैंसिल, माइनस क्यू। इसी प्रकार यहां बचेगा माइनस पी, माइनस बी, माइनस पी और माइनस वाई। इसी प्रकार मुझे इनमें माइनस करना है। ये मेरा करना है ऑपरेशन, मैंने लगाना चाहता हूं C2 के अंदर ऑपरेशन लगता है। C2 के अंदर C1 माइनस करेंगे और C3 और C3 के अंदर C1 माइनस करेंगे। तो यहां आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स, यहां होगा A प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको इस माइनस करेंगे, बचेगा यहां पे माइनस बी, यहां माइनस आर भी कैंसिल, पी भी कैंसिल, माइनस क्यू, एक्स भी कैंसिल, जेड भी कैंसिल, माइनस के वाई। यहां पर ए भी कैंसिल, बी भी कैंसिल, माइनस सी, पी क्यू में कैंसिल, माइनस आर, ये एक्स वाई को कैंसिल, माइनस जेड। आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये दोनों, ये इस लाइन का माइनस निकालेंगे माइनस एक बार, और एक बार इसका माइनस, 2 बार माइनस बाहर आएगा, एक बार इस कॉलम से एक बार इस कॉलम से, 2 बार माइनस बाहर आया। ओके, अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी, यहां बच गया बी, सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, क्यू, आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई और जेड। क्लियर? अब आप देखिए इन दोनों को ऐड करके जैसे इसे माइनस करूंगा बचेगा ए, क्यू आर को इसमें माइनस करेंगे बचेगा पी, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे बचेगा एक्स। यानी कि मैं चाहता हूं कि C1 के अंदर मेरा C2 प्लस C3 ऐड करके इसमें माइनस हो जाए, तो मेरा यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा 2। ओके, जो चेंज नहीं हो रहे तो B, Q, Y, C, R, Z। यहां बचेगा सिर्फ A, Q और R कैंसिल, यहां बचेगा P और यहां बचेगा सिर्फ X। अब आप देखिए ये मिल गया A B C P Q R X Y Z, बिल्कुल सेम आ गया। यू विल गेट आवर राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 21, सॉरी 19 के बाद 20 एग्जांपल। आप क्या करेंगे, इसको जैसे इसे माइनस करेंगे आएगा a -1, बिल्कुल सही है। और जैसे ही मैंने इसको इसे माइनस किया तो यहां पर आ जाएगा a-1, ठीक है। ओके, R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, और R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ओके, जो चेंज नहीं हो रही वो देखिए ऐसे है,
R1 माइनस R2 करना है, इसमें ये माइनस करना है, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस के 1, इसको माइनस करेंगे, यहाँ आएगा a माइनस 1 0, फिर R2 माइनस R3 करेंगे, सेकंड रो में थर्ड रो घटानी है, इसको इसमें घटाना है, यहाँ आ जाएगा 2a माइनस 2, यहाँ आ जाएगा a माइनस 1 0, ये 3 3 और 1, इजी है। मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, ये बन जाएगा a माइनस 1 a प्लस 1, यहां आ जाएगा a माइनस 1 0, यहां आ जाएगा 2 a माइनस 1 0 3 3 और 1। अब यहां से मैं a माइनस 1 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, यहां से भी a माइनस 1 कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे कितने a माइनस 1 कॉमन आ गए 2 टाइम्स। ओके, एक बार a माइनस 1 यहां से आया, एक बार a माइनस 1 यहां से आया, यहां बचा a प्लस 1, यहां बचा 1 और ये 0, यहां पर a माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1 0, यहां आएगा 3 3 1 3 3 1। अब हम इस 1 की हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, R1 के अंदर क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, ठीक है, a माइनस 1 स्क्वायर, यहां जब इसको माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा a माइनस 1, इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 0, यहां आएगा 2 1 0 3 3 1। अब आप देखिए डायगोनली मैंने बताया था आपको, चाहे ऊपर वाले सारे 0 आ जाए, चाहे नीचे वाले सारे 0 आ जाए, शॉर्टकट हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इसके ऊपर वाले सारे 0 आ गए हैं, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिक इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू, ये आ जाएगा a माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1, ये आ जाएगा a माइनस 1 का होल क्यूब, और यही हमारा आंसर है, इज राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है 4.2 एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसके मैं सारे एनसीईआरटी के सारे एलिमेंट के क्वेश्चन कवर करूंगा। मैं एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए ये मेरी वीडियो का पार्ट ए रहेगा, पार्ट ए। ऐसे ही मेरा सीक्वेंस आएगा, अगला इसका पार्ट बी, और इसी एक्सरसाइज के पार्ट बी के अंदर जो इसके बाकी क्वेश्चन रह गए हैं मैं आपको करवाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इसको शेयर करती रहिए जबरदस्त तरीके से। थैंक यू।